ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शांत हो जाओ सब लोग। कैपिटल बस्टिंग अपने स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास, है ना। तो अपने वहां से फॉरवर्ड करते हैं। बोले थे ना कि स्टार्टिंग का जो 2-3 क्लास रहेगा वो थ्योरी रहेगा, क्योंकि कैपिटल बस्टिंग आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के पढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ाना, जैसे मैंने देखो कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ाया, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाया। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ना, आपको कॉम्बिनेशन के हिसाब से कराना पड़ेगा। तो आपका जो स्टार्टिंग का 1 2 3 क्लासेस है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, प्लस उसमें थ्योरी है। फिर क्लास नंबर 4 से अपना प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। 2 क्लास में अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब टोटल कैपिटल बस्टिंग में 5 क्लास लगने वाले, मैक्स टू मैक्स। विद इन 5 क्लास चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ये ऑनर्स में आया हुआ है। ऑनर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है पहला, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड अपने कल पढ़े थे ना, बी बाई ए पढ़े थे अपने ना। बी बाई ए, बी मतलब क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर 1 से वैल्यू ज्यादा है तो एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, अगर 1 से वैल्यू कम है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वैल्यू 1 के बराबर है तब भी प्रोजेक्ट क्या है? एक्सेप्टेबल है। एटलीस्ट जितना सोचा था हमको उतना मिल गया। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन, जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है सर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन क्या है? कैपिटल बस्टिंग का ही दूसरा नाम क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। एग्जाम्पल पढ़ाए थे ना कल कि सपोज एक कंपनी है, 60 लाख रुपए का मशीन परचेज कर रहा है। अब ये मशीन लेट से 10 साल तक चलेगा, पर ऐसे एग्जांपल दिया था ना लास्ट क्लास में। सपोज ये मशीन 10 साल चलेगा। मशीन की वैल्यू कितनी है? 60 लाख। आपने आपका मन है इन्वेस्टमेंट करने का, बट आप पहले कैलकुलेट तो कर लो कि मशीन से जो रिटर्न आएगा वो 60 लाख से ज़्यादा आएगा या उससे कम आएगा। इन्फ्लेशन को कांस्टेंट मान करके, एग्जांपल है, इन्फ्लेशन को या तो एडजस्ट मान करके। सपोज मशीन से आ रहा है रिटर्न 2 करोड़ के बराबर, और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 60 लाख। तो आपका इन्वेस्टमेंट है 60 लाख, रिटर्न है 2 करोड़ के बराबर। तो कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी करोगे तब भी देखा जाए आप प्रॉफिट में ही हो। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट आपको कर लेने चाहिए। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज़्यादा है और रिटर्न का अमाउंट कम है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को आपको इग्नोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल बस्टिंग, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं प्रोबेबिलिटी इंडेक्स क्या है। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, पहले आप लिख, चलिए यहीं पे लिखिए। अच्छा रहने दो, लिखा हुआ। इट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इसी को ना बेटर तरीके से लिखो ना, इसी को बेटर तरीके से लिखो। इट इज द रेशियो ऑफ, लिखो तो साथ में। अरे बुक में लिखो, बुक दिया है ना सबको, लिखो शांति से। इट इज द रेशियो ऑफ पीवी वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड, या टू लिख देना, टू लिख देना यहाँ पे, टू पीवी वैल्यू ऑफ, अच्छा पीवी क्यों लिखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू, पीवी इज द रेशियो पीवी वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसको अपने क्या बोलते हैं? बी अपॉन, ठीक है। तो जो मैंने अंडरलाइन किया इसका एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, बदले में आपको जो रिटर्न मिला, उसका जो रेशियो है उसी को अपने बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड या प्रोबेबिलिटी इंडेक्स रेशियो, ठीक है। PI is the capital busting tool used to evaluate the probability of investment। याद है PI हमें बताता है, PI हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आपको मिल रहा 1.5, आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। आपने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आपको मिल रहा 90 पैसा, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आपको मिल रहा 1 रुपया, इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो PI है आपको मदद करता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सामने वाले प्रोजेक्ट में, प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं।
तो पीआई आपको मदद, जैसे आपको एनपीवी आपको मदद करता है, ऐसे पीआई प्रोबेबिलिटी इंडेक्स भी आपको मदद करता है कि भैया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, एफएम में थ्योरी पे फोकस करिए आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिकल सम्स घुमाएगा बचाने के लिए थ्योरी है आपको, क्योंकि थ्योरी में कुछ भी घुमाए, इतना तो है कि मैं करीबन 4 महीने या 3.5 महीने से थ्योरी कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। हर एक चैप्टर का प्रैक्टिकल, हर एक चैप्टर का थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट का फोकस आता है एफएम में 45 मार्क्स जो कि प्रैक्टिकल है। वो 35 मार्क्स को क्या बोलते हैं, एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे। और जब एग्जाम के टाइम पे देखो, नॉर्मल थ्योरी जैसे तुम अकाउंट्स का, टैक्स का नॉर्मल थ्योरी पढ़ते हो, और एफएम का थ्योरी, अंतर है कि नहीं अंतर है। एफएम का थ्योरी पूरी टेक्निकल बेस्ड, फार्मूला बेस्ड, आप उसमें कुछ भी लिख के नहीं आ जाएंगे, चलो कुछ नहीं मिला तो अपना ब्रेकअप स्टोरी डाल दिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे पूरा एज इट इज, आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, गलत काट के जीरो बैठा देगा, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा एज इट इज। एफएम का थ्योरी मतलब आपको जैसा कॉन्सेप्ट है वैसा ही एग्जाम में उतारना पड़ेगा, आप उसे बना के नहीं लिख सकते कुछ भी। अगर यहाँ पे पी आई वर्ड यूज है और तुमको पी नाम पसंद नहीं, बोला नहीं ये नाम खतरनाक है, अब तुम वी आई कर रहे हैं, फिर वो वोडाफोन आइडिया वाला हिसाब हो जाएगा तुम्हारा भी। तो एक एक वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा अच्छे से, इसलिए पहले बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दो इस पर। इट हेल्प्स इन द कंपेयरिंग द प्रोजेक्ट और मेकिंग द डिसीजन। बेसिकली पीआई क्या कर रहा है, हमें कंपेयर करके दे रहा है। जिसका पीआई रेशियो ज्यादा रहेगा वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। जिसका पीआई, मान लो आपके पास 3 प्रोजेक्ट है, हर एक प्रोजेक्ट का आपने पीआई निकाल लिया, जिसका पीआई बेहतर है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो पीआई आपको कंपेयर करने में मदद कर रहा है और आपको एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसका पीआई क्या रहेगा, बेटर रहेगा। क्लियर हुआ? इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत होगा भाई टेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होता है, अरे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं उसी को अपने क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एक्सक्यूज मी, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ही तो हम लोग बोलते हैं कैश आउटफ्लो। तो आप ये वाला वर्ड लिखो या ये वाला वर्ड लिखो, सब सही है, ठीक है। ये देख लो, ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, तुम लोग इंटरपोलेशन पढ़ा है मैथ्स में? इंटरपोलेशन नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा, इंटरपोलेशन नहीं पढ़ा है। अच्छा, ए ध्रुव तू भी नहीं पढ़ा, सीएस में नहीं है? सीएस में तो था, सीएस में तो इंटरपोलेशन तो था, सीएस सीटी वाला कौन फाउंडेशन में? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं एक्चुअल में आज तुम लोग को मैं ना ये वर्ड पढ़ाऊंगा, आईआरआर पढ़ाऊंगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पढ़ाऊंगा, तो इसमें ना इंटरपोलेशन का काम आता है, ठीक है। आज मैं सिखा दूंगा इंटरपोलेशन कैसे होता है। मैं वैसे नोट्स बना के लाया हूँ इंटरपोलेशन के लिए, ठीक। अगर पी आई ग्रेटर देन 1 है, इन्वेस्टमेंट कैसा है, प्रॉफिटेबल, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इक्वल टू 1 है मतलब क्या, ब्रेक इवन, जितना सोचे थे उतना मिल गया, एक्सेप्ट कर लो। एटलीस्ट जितना सोचे थे मिला तो उतना, तो एक्सेप्ट कर लो। पी आई लेस देन 1 मत करो, रिजेक्ट, ठीक है। अब एक चीज तुम लोग देख रहे हो, कल तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा तो आज ये थ्योरी तुमको इजी लग रहा है, लग रहा है ना इजी। अब दिक्कत वही होगा ना कि अगर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा फिर ये थ्योरी हार्ड हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। एग्जाम्पल जरूरत नहीं है डिस्कस करने का, एग्जाम्पल जरूरत नहीं है डिस्कस करने का, कर दूं क्या डिस्कस, हो जाएगा ना, ठीक है। थोड़ा सा तो सपोर्ट करो, हाँ सर आगे बढ़िए, सिलेबस पूरा करना है। चलो क्वेश्चन 2, हाउ विल यू कंसिडर द एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन under the IR internal rate of return method in case of evaluation of proposed project। अब ये IR क्या होता है पहले ये समझो, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को समझेंगे। मैं सबसे पहले IR बता रहा हूँ। देखो IR क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये बोलता है कि अगर NPV का वैल्यू 0 है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मान लो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 10.5%, एग्जाम्पल 10.5%, 10.5% पर एनपीवी का वैल्यू 0 आ रहा है, तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट है। अब ये आईआर का मतलब क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट है 10%, आपको मिल रहा है 11%, तो आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। आपका एक्चुअल डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन है 10% और आईआर का वैल्यू आ रहा है लेस देन 10%, आपको ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है कि जब एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, उस केस में एक रेट निकलेगा
जब एनपीवी 0 के बराबर होगा उस केस में एक रेट निकलेगा, उसी रेट को अपने बोलते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोल रहा हूं? जब नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0, ये जब 0 के बराबर है ना, उस केस में एक रेट आता है और वो रेट हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और ये अगर 0 हो गया तो इस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर लो, इस प्रोजेक्ट को क्या कर लो, आप एक्सेप्ट कर लो। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं आपको लोग, आ जाओ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फुल फॉर्म आपको पता है ना, इंटरनल रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखना IR का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टर एक्चुअल अर्न, जो इन्वेस्टर को एक्चुअल में मिल रहा है। आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो बदले में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा, जो आपको इन्वेस्टमेंट के बदले जो आपको रिटर्न मिल रहा है उसी को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअली इन्वेस्टर अर्न, जो इन्वेस्टर, मान लो मैंने 10 लाख रुपया कहीं पे इन्वेस्ट किया, मेरे को 12% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, इसी 12% को अपने क्या बोलेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अभी सिंपल मतलब यही है, फिलहाल यही मतलब इसका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब एनपीवी का वैल्यू 0 होगा, जब एनपीवी का वैल्यू 0 होगा तो उस केस में एक रेट आएगा और उस रेट का नाम क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन आ रहा है, सर एनपीवी का वैल्यू 0 कब होगा? क्योंकि जब तक एनपीवी का वैल्यू 0 नहीं होगा आपको रेट मिलेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर किस कंडीशन में या कौन सा ऐसा रेट हम लोग फॉलो करें जहां पर एनपीवी का वैल्यू क्या है, 0 आए। उसके लिए कुछ कैलकुलेशन है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एनपीवी का वैल्यू 0 कब होगा? एनपीवी का वैल्यू 0 कब होगा? जब मैंने 10 रुपया लगाया और मुझे मिला 10 रुपया। मेरा इन्वेस्टमेंट है 10 रुपया और मुझे मिला भी 10 रुपया। इस केस में एनपीवी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अरे भाई जितना पैसा मैंने लगाया मुझे उतना पैसा मिल गया। तो पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और आपको मिला भी कितना, 10 लाख। आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्ट, इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करके आपको 10 लाख का ही वैल्यू आ रहा है। आपने इन्वेस्ट भी किया 10 लाख रुपया और आपको इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्ट करने के बाद भी कितना मिला, 10 लाख रुपया। तो इस केस में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस केस में एनपीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो बराबर हो जाएगा तो एनपीवी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। मान लो मैं एक एग्जांपल बनाया यहाँ पे, कैश इनफ्लो टाइम पीरियड अमाउंट, कैश इनफ्लो टाइम पीरियड अमाउंट, ठीक है। मेरा जो कैश इनफ्लो है इसी को अपने क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। अरे कैश इनफ्लो को अपने क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। और आज आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो, तो जब भी आप प्रेजेंट टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, 0। और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है कितना, 1,36,000, ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है। आपने मान लेते हैं 2025 चल रहा है, 2025 में आपने इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए टाइम पीरियड क्या है, 0। और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, 1,36,000। अब आपको 2026 में मिलेगा कुछ, एक बार में तो पूरा पैसा आएगा नहीं, कुछ पैसा मिलेगा 2026 में, कुछ 27 मिलेगा, कुछ 28 मिलेगा, कुछ 29 मिलेगा, कुछ 30 में मिलेगा। मतलब ओवर 5 ईयर आपका पैसा क्या होगा, रिकवर होगा। 26 में आपको मिला 30,000 रुपया, 27 में मिला आपको 40,000 रुपया, 2028 में मिला आपको 60,000, 2029 में मिला 30,000 और 2030 मिला 20,000 रुपया। कैलकुलेट IR, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको कैलकुलेट करना है IR यूजिंग द 10% 11% एज ए बेस। आपको बेस क्या लेना है, 10% और 11%, और IR का वैल्यू निकाल। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आया। पहले आप क्वेश्चन समझिए, आपने एक इन्वेस्टमेंट किया 1,36,000 का, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो कवर हो रहा है 5 साल में, और हर एक साल आपको थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट मिल रहा है। पहले साल आपको कितना मिल रहा है, 30,000, सेकेंड ईयर कितना मिल रहा है, 40,000, थर्ड ईयर कितना मिल रहा है, 60,000, फोर्थ ईयर 30, लास्ट में आपको IR कैलकुलेट करना है 10% और 11% एज ए बेस। सर 10% 11% एज ए बेस क्यों निकालते हैं, मैं बता रहा हूँ। 10% आपका मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, आपका 10% कितना है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन। मुझे 10%, कल लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया था उसमें भी अपना मिनिमम एक्सपेक्टेशन कितना था, याद है, डिजायर्ड रेट, कि एटलीस्ट मुझे 10% चाहिए। तो जो मेरा मिनिमम रेट कितना है, 10%। तो आप उम्मीद कर रहे हो 10%, पर मिलना भी चाहिए एटलीस्ट 10 से ज़्यादा ही मिलना चाहिए। तो इस केस में हम लोग 10 के बाद 1% ऐड करें, कितना हो जाएगा, 11%। तो अपने को ना दोनों को बेस मान के चलना है, एक 10% पे कैलकुलेशन करना है, एक 11% पे कैलकुलेशन करना है।
और वहीं पे अपने को IR का रेट मिले। ठीक है, कैसे होगा देखो ध्यान से। पर्टिकुलर टाइम पीरियड 10%, 11%, अमाउंट 10%, 11%। जो अपने कल पीवी फैक्टर निकाले थे पीवी फैक्टर ना, कल कैसे निकालते पीवी फैक्टर? 10% था तो 10% इक्वल टू क्या होता है? 0.1। ठीक है, जब आप जिस साल इन्वेस्टमेंट करते हो उसका पीवी फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, तो आपने 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 1.1। फिर आपने डिवाइड फिर क्या किया थे? इक्वल। तो जो आप इक्वल करेंगे वो नेक्स्ट ईयर का आएगा, फिर आप इक्वल करते जाएंगे, आपको नेक्स्ट ईयर का अमाउंट आते रहेगा। यही किए थे ना? ओके, जो नहीं किया था पुराना वीडियो देख लेगा, इसके पहले की और वीडियो बना। तो कैश आउटफ्लो आपका टाइम पीरियड है 0। ठीक है, पीवी फैक्टर फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर कितना होता है? 1, चाहे वो 10% हो चाहे वो 11% हो, हम दोनों को बेस मान के चल। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि जब एनपीवी 0 होगा, जब एनपीवी 0 होगा उस केस में एक रेट निकलेगा, उसी रेट को अपने क्या बोलेंगे? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और एनपीवी 0 मतलब एक्सेप्टेबल, कि आपको इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आपको ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है 0 कब होगा? तो आपको पहले 2 का बेस लेकर चलना पड़ेगा। 2 का, जैसे आप जब आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, इक्वेशन जब आप इक्वेशन सॉल्व करते तभी तो वैल्यू निकल के आता है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एक 10% के हिसाब से, एक 11% के हिसाब से, फिर उसमें थोड़ा सा इंटरपोलेशन वगैरह लगा करके फिर रेट निकालेंगे। कैसे होगा देखो ध्यान से, ये 10%, ये 11%। आपका प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है तो टाइम पीरियड क्या होगा? 0। प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट में पी फैक्टर क्या होता है? 1। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 36,000। ये 10%, 1,36,000। ये 10% के लिए भी है और 11% के लिए भी, क्योंकि दोनों का बेस क्या है? 10% और 11%। अब मैं कैश इनफ्लो की बात कर, तो अपने को 5 साल में पैसा रिकवर होगा, है ना? पहले साल कितना मिलेगा? 20,000। नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा? 20। उसके बाद 60, उसके बाद 30, उसके बाद 20। यही था ना क्वेश्चन? जो एग्जाम्पल में दिया था मैंने उतार दिया यहाँ पे, एज इट इज मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे उतार। अब क्वेश्चन है सर ये कैसे आएगा? 10% कैसे आएगा? अभी हम लोग सीखे थे 10% इक्वल टू क्या होता है? 0.1। और आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था उसका पी फैक्टर क्या है? 1 है। तो 10% इक्वल टू क्या होता है? 0.1 प्लस कर दीजिएगा 1, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, तो कितना हो जाएगा? 1.1। फिर कर दीजिएगा डिवाइड, फिर करिएगा इक्वल। इक्वल करने के बाद ये वाला अमाउंट आएगा, कल सिखाया था कैसे होता है। आपके बाद फिर इक्वल, फिर आप नेक्स्ट इक्वल करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट आएगा। उसके बाद फिर इक्वल करेंगे, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। सिखाना है या ऑलरेडी सिखाया हुआ? बोलो ना, ऑलरेडी सिखाया हुआ। 11% के लिए कैसे करोगे? 11% इक्वल टू क्या होता है? 0.111, यही ना? 0.11। इसमें क्या कर देना है? +1 कर देना, फिर कर देना है डिवाइड, फिर क्या कर देना है? इक्वल। ये वाला सॉरी ये वाला वैल्यू आ जाएगा। फिर इक्वल करोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा, फिर इक्वल करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, उसके बाद इक्वल करोगे ये वाला वैल्यू, फिर इक्वल करोगे ये वाला वैल्यू। ऑलरेडी मैंने कल ये चीज सिखा दिया था आप लोग। ठीक है, अब दोनों में क्या कर देना? मल्टीप्लाई करना है। तो 1,36,000 इंटू 1 कितना आएगा? 1,36,000। 0.901 0.901 इक्वल टू 30,000, तो ये वाला अमाउंट आएगा। एक बार करके देख लो ये अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? देखो, इनके और इनके बीच में मल्टीप्लाई करो, ये वाला अमाउंट आना चाहिए। आ रहा है? तो आ रहा है ना? ठीक है, फिर ये और ये दोनों मल्टीप्लाई को, ये अमाउंट आएगा। ऑलरेडी कल सीखे थे अपने लोग। फिर ये और ये दो मल्टीप्लाई करो, ये अमाउंट आएगा। ये और ये मल्टीप्लाई, ये। ठीक है, अब 11% देख लो। 0.90 इंटू 30,000 करो तो एक बार। 0.9009 इंटू 30,000 इक्वल टू ये वाला अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आ रहा है अमाउंट। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे हो रहा समझ में आ गया ना? दिस इंटू दिस, ये दिस इंटू दिस, ये ऐसे करके पूरा कैलकुलेशन आपका आ जाएगा। समझ गए ना? मार्किंग हो गया? ठीक है, एक्चुअली मैं ऑलरेडी सब सॉल्व कर क्लास जस्ट समझाने के लिए। अब आप इसको ऐड करिए, आप इसको ऐड करिए। ऐड करने के बाद ये वाला अमाउंट आपको आ रहा है, ऐड करने के बाद ये वाला अमाउंट आएगा। इसके बाद ये वाला अगर आप ऐड करेंगे, याद करो ऐड हम लोग ये वाला पोर्शन करते हैं, जस्ट पढ़ाया था ना, आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐड करना है, जस्ट इनफ्लो वाला पोर्शन ऐड करना है। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको ये वाला 1,38,315। वीडियो पॉज करके आप ऐड करके देख लेना ये वाला अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम लोग भी देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वाला अमाउंट।
कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। आ रहा है अमाउंट? जब ये वाला पोर्शन ऐड करोगे तो ये वाला भी अमाउंट आएगा, आएगा ना। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1,36,000, हेलो, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1,36,000। आपको मिला कितना? मतलब 1,36,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया था। फ्यूचर में जो भी कुछ मिलेगा, फ्यूचर में जो भी कुछ मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू है 1,38,000। आज आपने इन्वेस्टमेंट किया 1,36,000, तो पैसा तो आपको फ्यूचर मिलेगा। तो फ्यूचर, ये सारा पैसा फ्यूचर वाला है। फ्यूचर के पैसे को आपने प्रेजेंट में कन्वर्ट किया तो 1,36,000 से ज्यादा आ रहा है। मतलब क्या है? एनपीवी का वैल्यू पॉजिटिव। और जब भी एनपीवी का वैल्यू पॉजिटिव हो, इन्वेस्टमेंट क्या कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है? प्रॉफिटेबल है। पढ़े थे ना कल लास्ट क्लास में? अच्छा, इसके बाद आपने ये सब किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया 1,36,000, ठीक है, बट आपको मिल रहा है कितना? 1,34,994। सोचो, आपने इन्वेस्टमेंट किया 1,36,000, 5 साल तक आपको रिटर्न आएगा, और जो रिटर्न आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू है लेस देन 1,36,000। आपको तो लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 1,06,000, 1,06 रुपया। कितना? 1,006 रुपया। 1,006 रुपया का आपको क्या हुआ? लॉस हो गया। क्या आपको इन्वेस्टमेंट ये वाला करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बट कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? अब इन लोगों को बेस मान करके आईआर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कैसे बेस मानेंगे? एक आया पॉजिटिव वैल्यू और एक आया है नेगेटिव वैल्यू। ये बोलता है भैया एक्सेप्ट कर लो, और ये बोलता है मत एक्सेप्ट करो। तो अब इन दोनों बीच में क्या लगाएंगे? इंटरपोलेशन। क्या लगाएंगे? इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन कैसे निकलता? देखो, 10% जब रिटर्न मिल रहा था, सुनो ना, जब 10% रिटर्न मिल रहा था तो उस केस में हम क्या थे? पॉजिटिव में थे। एक मिनट रुक, एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाओ। ओके, आ जाओ यहाँ पे। 10% पे कितना? हेलो, 10% पे एनपीवी कितना था? 2315। 11% पर, मतलब पॉजिटिव था ना, 11% पे एनपीवी कितना था? नेगेटिव था। तो अपने को क्या बोला था? 10% और 11% को बेस मान करके क्या निकालना है? आईआर निकालना है। इसका मतलब जो भी आईआर का वैल्यू आएगा वो 10% और 11% के बीच में आएगा। एक काम करते हैं, 10% और 11% के बीच में मान लेते हैं एक्स है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला था? देखो, कैलकुलेट द आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यूजिंग द 10% 11% एज ए बेस। तो भाई 10% इक्वल टू आया है ये वाला अमाउंट, 11% इक्वल टू आया है ये वाला अमाउंट। तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का वैल्यू होगा वो इन दोनों के तो बीच में ही आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। तो 10% और 11% के बीच वाले को मैंने x मान लिया, समझ गए? तो यहां पे मैंने x मान लिया, ओके। x, उसकी वैल्यू फिलहाल के लिए क्या है? 0, बिकॉज आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो उसकी वैल्यू फिलहाल के लिए क्या है? 0, ठीक है। अब आपको इंटरपोलेशन करना, पहले कैसे करना है? x माइनस 10, x माइनस 10 तो 0 माइनस 2315। आपको इंटरपोलेशन कैसे होता है? x माइनस 10 तो 0 माइनस 2315, x माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा? 0 माइनस 2315। फिर करना है 11% माइनस 10%, तो दिस माइनस दिस, तो 11 माइनस 10% इक्वल टू दिस माइनस दिस। हो गया, इक्वेशन बन गया। ये इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको। मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ा कभी? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इंटरपोलेशन। ये इंटरपोलेशन बोलते हैं बाबा इसको। ठीक है, छोड़ो, मैथ वाला टीचर पूछना। हम मैथ वाला टीचर नहीं, जरा ठीक है। ये कैसे हुआ पहले ये समझो। x माइनस 10%, ये माइनस फिर ये होगा। अगर आपने x से स्टार्ट किया तो ये 0 से स्टार्ट होगा, समझ गए? फिर आपने डिवाइड किया, फिर आपने दोनों साइड में डिवाइड किया, कर दिया डिवाइड, ओके। फिर 11% माइनस 10%, तो दिस माइनस दिस। क्लियर हुआ ना? अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 10 कितना आएगा? 1%, मतलब 1 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.7। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0.7। x माइनस 10 इक्वल टू 0.7, देयरफॉर x इक्वल टू 0.7 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया?
10.7%। तो इंटरनल रेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10.7%। ऐसे एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरनल रेट का वैल्यू। कोई दिक्कत? देख लो इंटरपोलेशन कैसे हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? एक बार फिर से रिपीट कर दूं? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, जिसको भी लगता है ना उसको बहुत आता है, गेट खुला हुआ कहाँ लॉक करते हैं, उधर जाकर के पूरा ब्रह्मांड को बताए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। क्लास में अपना दिल का बात मत बताओ। 10% का वैल्यू कितना आया था 2315। 11% में कितना वैल्यू आया था एनपीवी का, माइनस मतलब नेगेटिव आया था। ये बोलता है एक्सेप्ट कर लो, ये बोलता है रिजेक्ट कर लो। और अपने को बोला कि भैया इनको बेस मान करके आईआर का वैल्यू निकालना है। तो अब कैसे निकालोगे? बेटर क्या इंटरपोलेशन पुट करो। 10% इक्वल टू ये, 11% इक्वल टू ये, क्या चीज। तो इन दोनों के बीच का ही एक्स, इन दोनों के बीच का ही वैल्यू क्या होगा आई आर। तो अपने क्या मान लिया एक्स मान लिए। तो एक्स मेरा क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा क्या होता है जीरो होता है, तो इसको आपने जीरो मान लिया। वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या किया एक्स माइनस 10%, तो 0 - 2315। फिर आपने किया 11% माइनस 10%, तो -111006 -2315। फिर दोनों डिवाइड कर दिया आपने, कर दिया डिवाइड। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल देना, देखना 10.7 आ रहा है। यही आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का वैल्यू। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलता है कि जब एनपीवी का वैल्यू क्या होगा जीरो। पता है एनपीवी का वैल्यू जीरो कब होगा? जब रेट होगा 10.7। जब रेट होगा 10.7। हेलो, आप पूछता हो ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। 10% पर एनपीवी है 2315। 11% पर एनपीवी है नेगेटिव, मतलब जीरो से कम। नेगेटिव मतलब क्या होता है जीरो से कम। तो ऑब्वियसली एनपीवी का वैल्यू इसमें से इसमें के बीच में ही आएगा। तो जब 10.7 होगा ना, तो इस केस में एनपीवी का वैल्यू जीरो होगा। और जैसे ही एनपीवी का वैल्यू जीरो हो गया, वही मेरा क्या होना चाहिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फिर से समझा दे रहा हूं, अच्छे समझो। 10% जब एनपीवी था तो वैल्यू कितना था 2315। 11% जब एनपीवी था तो वैल्यू नेगेटिव था। नेगेटिव मतलब जीरो से कम, लेस देन जीरो। तो अपने को आईआर कब मिलता है? जब एनपीवी का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो। तो 11% पे जीरो से कम है, तो ऑब्वियसली 11 से कम होगा और 10 से ज्यादा होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना आया 10.7। अगर 10.7% के हिसाब से हमको रिटर्न मिले, तो एनपीवी वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। और जब भी एनपीवी का वैल्यू जीरो होता है, वही हमारा क्या होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब क्वेश्चन क्या पूछा ये देखो, हाउ विल यू कंसीडर accept reject decision under the internal rate of return method in case of evaluation of a proposed project। मतलब जो प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाने वाले हो उसको बोलते हैं proposed project। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द डिस्काउंट रेट, या इज द रेट, डिस्काउंट वर्ड काट भी सकते हो, दैट मेक्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट इक्वल टू। बोल रहा है जब भी एनपीवी का वैल्यू जीरो होगा, उस वक्त एक रेट निकल के आएगा और उसी रेट को अपने क्या बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ। टू मेक एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन यूजिंग आईआर। पहला रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। ये आपका क्या है मिनिमम एक्सपेक्टेशन। आप उम्मीद कर रहे थे 10%, मिला आपको 10.7, मिला आपको 10.7। आपको प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। आई आर इक्वल टू रिक्वायर्ड, आप उम्मीद कर रहे थे 10.7 और आपको मिला कितना 10.7, प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। आई आर लेस देन रेट ऑफ रिटर्न, आप उम्मीद कर रहे थे 10.7, आपको मिला लेस देन 10.7। क्या आपको करना चाहिए प्रोजेक्ट? नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं एनपीवी मदद करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में। क्लियर हुआ? अगर आई आर रिक्वायर्ड रेट से ज्यादा रहेगा तो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बराबर रहेगा तब भी एक्सेप्ट करेंगे, उससे कम रहेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन क्या होता है लिखो ना, यहां पे लिखो तो कैपिटल, लिखो ना
कैपिटल, पढ़ ले भाई, थ्योरी पढ़ ले, कोई सेंटर में थ्योरी नहीं पढ़ाया जा रहा है एफएम का। अब बोलेगा सर प्रमोशन कर रहे हैं अपना बैठ करके, लेकिन तुम लोग को एक्चुअली मिल क्या रहा है उसका इज्जत ही नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, इसी को अपने क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। ये सब सीयू के आए हुए क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सब सीयू का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा का पूरा थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट सब खत्म कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वाला क्लास कब होगा, राम सर के बाद। हाँ इसलिए मंडे कि संडे, हाँ कल, हाँ राम सर पढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर अपने लोग अपना स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। अरे जीवन में थोड़ा सा दुख लाओ, 7 दिन हो गया क्लास। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, इसका मतलब क्या होता है एक बार लिखो तो, सिंपल मतलब लिखो तो इसका। अरे लिखो ना, मैं लिखवाऊंगा नहीं, लिखो, मैं बोल रहा हूं तुम लोग लिखो, लिखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का मतलब क्या है? ए मैं नहीं लिखूंगा, मेरा हाथ दर्द लिखा सुना नहीं। इस मतलब नाम क्या, हर्ष नाम है ना इसका, क्या, अविराज। क्या था अपना, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन लिखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन मीन्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन मीन्स deciding whether or not, deciding whether or not, deciding whether or not, deciding whether or not to spend money, deciding whether or not to invest money on long term investment, deciding whether or not to invest the money on long term investment, long term investment like plant and machinery building, like plant and machinery building, like plant and machinery building, that will provide a benefit in the future, that will provide benefit in the future, that will provide a benefit in the future। लेकिन पता है नेक्स्ट क्लास में ना ये मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, that will provide benefit in the future। अच्छा नेक्स्ट क्लास में ना ये मैट का आंसर मैं थोड़ा चेंज करूंगा, जैसे अपने लिवरेज का चेंज किए थे ना, मैट में थोड़ा समरी फॉर्म में लिखा हुआ था और मैंने जो बाद में तो एक्सप्लेनेशन वाला फॉर्म था, नेक्स्ट क्लास में चेंज करूंगा, बहुत छोटा लिखा हुआ है। हाँ मैं थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर, अच्छा नाम क्या पता चल रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, कि भैया मशीन परचेज करना चाहिए या मशीन नहीं परचेज करना चाहिए। जो मैंने एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में, 60 लाख का मशीन था, उससे रिटर्न अगर मेरे को ज्यादा मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट करो, उससे रिटर्न अगर कम मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट मत करो। फीचर्स क्या क्या इसका, पहली बात हम लोग इसका लॉन्ग टर्म फोकस होता है, हम जो भी मशीन वगैरह परचेज करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट को देखना है कि फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जो फ्यूचर बेनिफिट भी मिल रहा है वो हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला है लॉन्ग टर्म फोकस। दूसरा क्या है, हाई कॉस्ट, मशीन कोई 2 रुपया मिलेगा क्या, हाई कॉस्ट, महंगी महंगी मशीन आती है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफन इन्वॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फीचर्स बताया जा रहा है, जैसे आप लोग का फीचर्स है बतौलाबाजी, ठीक है, दूसरों को बात में बिन बुलाए प्रकट हो जाना, कोई आपको बुला नहीं रहा फिर क्या बोला बहन इधर, रिस्क इन्वॉल्व है कि नहीं, रिस्क इन्वॉल्व है, बैंकर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्या होगा, इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर अफेक्ट द कंपनीज फ्यूचर कैश फ्लो। अगर भैया मशीन प्रॉफिटेबल है तब तो कैश फ्लो बढ़ने वाला है, अब मशीन अगर आपको नुकसान कर दिया तो आपका कैश फ्लो, आपको तो नुकसान हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपका कैश फ्लो डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, These decisions are usually linked to the company's growth, expansion and sustainability। आपका जो डिसीजन है अगर प्रॉफिटेबल है, अच्छा है, तो बिजनेस का ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा, बिजनेस को सस्टेन करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, आप लंबा सर्वाइव करोगे, कंपटीटर को अच्छे से बीट करके आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिसीजन गलत हो जाएगा, आप खुद ही, होता है ना कि
दूसरों को हराने से पहले इंसान को खुद से जीतना पड़ता है, तब जाके आप दूसरों को हरा पाओगे। आपका मशीन का डिसीजन ही खराब था, आप खुद ही लॉस में चले गए, तो क्या कंपटीशन को हराओगे आप? ठीक है, ये इसके फीचर्स थे। पहला फीचर्स क्या था? लॉन्ग टर्म। दूसरा क्या था? हाई कॉस्ट। तीसरा क्या था? रिस्क। इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी कंपनी के लिए। कैपिटल रेशनिंग। कैपिटल रेशनिंग का मतलब क्या है? सुनो, कैपिटल रेशनिंग का मतलब क्या? एग्जांपल दे। आज गैरिक नहीं आया क्या? अच्छा, छुपा हुआ है, ठीक है। कैपिटल रेशनिंग का एग्जांपल क्या है? अच्छा, अभी यहाँ पे क्या लिखा है अपने को नहीं पता, अपने को मस्त एग्जांपल सेट करना है, और थोड़ी सी गरीबी याद करो। तुम्हारे पास 100 रुपया है ना? भी नहीं है। अबे इतना भी गरीब यहाँ क्या कर रहा है फिर? एटलीस्ट 100 रुपया तो होगा सबके पास। सुनो, 5 रुपया, 100 से डायरेक्टली 5। मोबाइल चलाएगा 50,000 का, बोलेगा 5। सुनो, अरे सुनो बाबा, हो गया, चलो। अपने पास 100 रुपया है, अपने पास 100 रुपया है, ठीक है। अब 100 रुपये में क्या क्या आ सकता है फिलहाल खाने में? खाने में 100 रुपये में क्या क्या आ सकता है? बिरयानी। 100 का बिरयानी? ये रोड में जो मिलता है क्या? रेस्टोरेंट का तो नहीं मिलेगा 100 का। एमजी में रेस्टोरेंट कहाँ है भाई? अच्छा, हमको नहीं, ठीक है, छोड़ो। चलो, हाँ ठीक है, 100 रुपया का चीप बिरयानी, आगे बोल। छोला भटूरा, अच्छा। हाँ, डोसा, अच्छा, ठीक है, डोसा है ना। अच्छा, आपको इसमें क्या है ना? हाँ, मोमो, अच्छा, ठीक है, मोमो, ठीक है। अपने पास 4-5 ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि आपको 100 रुपये स्पेंड करना है, लेकिन आपको जो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा आप उसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे। लेट से आपने 100, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बस मोमो है, बिरयानी है, छोले भटूरे है, और क्या था? डोसा था। अब आपको 100 रुपये यूज करने हैं। हम ऑफर नहीं दे रहे जो ऐसे जीप निकाल के देख रहा है इधर पे। सुनो, आपको 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करने, 100 का इन्वेस्टमेंट करने। आप किस पर करोगे? जो आपको ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, पढ़ा ना, सेटिस्फैक्शन, जो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, ऐसी ही कंपनी के पास में। अच्छा, अगर अपने पास अथाह पैसा होता, फिर अपने क्या बोलते? ये भी लाओ, वो भी लाओ, वो भी लाओ, जो बेटर रहेगा खाएंगे, बाकी छोड़ के चलेंगे, और एक नोट दे देंगे, पैसों में अंधा हो चुके थे, जा रहे हैं, यही करेंगे ना। लेकिन यहाँ तो पैसे ही नहीं है, यहाँ तो पैसे ही नहीं, अपने पास तो 100 रुपया ही है। 100 में कोई एक ही सामान आएगा, या तो मोमो आएगा, या तो ये आएगा, या तो वो आएगा। अपने को बेस्ट डिसीजन लेना है कि कौन अपने को खा करके ज्यादा सेटिस्फेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करेगा। ऐसी कंपनी के पास लिमिटेड बजट है, उसके पास 4 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 20 लाख रुपया का पैसा है, कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 लाख का। अब कंपनी के पास 4 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट बोलता है कि भैया 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे तो 20% का रिटर्न देंगे। एक प्रोजेक्ट बोल रहा है 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे तो 15% का रिटर्न देंगे। ऐसे करके 4-4 प्रोजेक्ट है, हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा। अभी मैं एग्जांपल लिखवा दूंगा इसका कैपिटल रेशनिंग का, ठीक है। तो लेट्स से 4 प्रोजेक्ट है, अब चारों प्रोजेक्ट में से अपने को बेस्ट वन जो होगा वो चूज करना पड़ेगा, जो हमारे बजट में हो। जैसे एग्जांपल, अपना बजट है 100 रुपया, ठीक है, अपना बजट कितना है? 100 रुपया, और तुम इस आइटम को देख रहे हो जिसका दाम 100 रुपये से ज्यादा है, देख के कोई फायदा नहीं, मिलने वाला है नहीं, समझ रहे हो? आपको 100 रुपया में ही देखना है। ऐसी कंपनी के पास 20 लाख रुपया है, तो 20 लाख रुपए में ऐसा प्रोजेक्ट को चूज करना है जो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करके दे। इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? कैपिटल रेशनिंग। देखो, कैपिटल कहाँ गया? कैपिटल रेशनिंग अकर्स व्हेन ए कंपनी हैज अ लिमिटेड फंड, जैसे आपके पास 100 रुपया था, हैज अ लिमिटेड फंड अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिमिटेड फंड है, लेकिन प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, उस बहुत सारे ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करके दे। दैट प्रोसेस इज नोन एज कैपिटल रेशनिंग। इट नीड्स टू बी डिसाइड हाउ टू एलोकेट द फंड, हाउ टू एलोकेट दोज फंड, मतलब 100 रुपया अक्रॉस द वेरियस प्रोजेक्ट। आपके पास 4 प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी। अब इनमें से कोई एक चूज करना है जो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड करे? प्रॉफिट प्रोवाइड करे। दैट प्रोसेस कैपिटल वेस्टिंग। इट इज अप्लाइड बाय सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट। आपके पास 4 प्रोजेक्ट थे, इसमें से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है जो ज्यादा से ज्यादा क्या प्रोवाइड करे? रिटर्न प्रोवाइड करे ऑन द
इन्वेस्टमेंट। मतलब आपके पास 100 रुपया है, 4 आइटम खाने को है, आपको एक ऐसा आइटम चूज करना है जो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करे। ठीक है, आप एक क्यों चूज कर रहे हो? बिकॉज आपके पास लिमिटेड फंड है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तब तो आपको चूज करने का जरूरत। ऑप्शन ऑप्शन कहाँ पे आता है? जहां पे फंड होता है कमी। ठीक है, कंसिडरिंग द अवेलेबल बजट। क्लियर हुआ इस चीज? दिखवाना या समझ गए? 2 घंटे के लिए या एग्जाम तक? कुछ भी बोलता है ना तो बोला करो भैया एग्जाम तक पढ़ना है। अभी 2 मिनट के लिए समझ गए, कल पूछूंगा, कल तक याद रहेगा? तुमको तो नहीं रहेगा सच में। बता दे कल आउट, क्लास में नहीं है तब में। ठीक है, देखते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल रेशनिंग। टाइप्स ऑफ कैपिटल, एक है सॉफ्ट, हार्ड एंड एप्लीकेशन। सॉफ्ट रेशनिंग मतलब क्या है? कंपनी ने खुद ही बोला है कि भैया हम मेरे पास इतने ही फंड है, उससे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल, आपके पास वॉलेट में 1000 रुपया है, आपने अपना आपको बोल कर रखा है नहीं 100, ज्यादा नहीं। आपके वॉलेट में कितना है? 1000 रुपया, पर आपने अपने आपको बोल कर रखा है 100 ही खर्च करेंगे, चाहे कोई कितना भी चाहने वाला आ जाए। इससे ज्यादा रुपया नहीं निकलना चाहिए। निकलेगा तो सामने निकलेगा, अपना तो नहीं निकलेगा। है बात सबने? तो आपने, आपके पास फंड है बट आपने अपने को लिमिट कर लिया है कि भैया हम 100 रुपए ही खर्च करेंगे, उससे ज्यादा नहीं खर्च करेंगे। इसको अपने क्या बोलते हैं? सॉफ्ट रेशनिंग। ठीक है। हार्ड का मतलब क्या हो गया? हार्ड का मतलब क्या है? अपने पास 100 रुपया है, पापा से मांगने गए, एक तमाचा मिला। मम्मी से मांगने गए, बोले घर छोड़ दे। दोस्त से मांगने गए, बोला मरा क्यों नहीं, जिंदा क्यों अभी तक है, मतलब मिला नहीं अपने को। हार्ड का मतलब यही हुआ कि आप मांगने गए, आपको मिला नहीं। आपके पास फंड लिमिटेड था, आप अपने फंड को बड़ा करना चाहते हो, मांगने जाओगे, पापा से मांगने गए नहीं मिला, मम्मी से मांगने गए नहीं मिला, दोस्त का बात ही छोड़ दो, तो वो ऐसा वर्ड यूज करेगा तो छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया, आप मांगने गए आपको मिला नहीं। पढ़ो अब। हार्ड रेशनिंग, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मार्केट कंडीशन और बोरिंग लिमिट द रिस्ट्रिक्ट अवेलेबल कैपिटल। मतलब आप बैंक में लोन अप्लाई किए, आपका लोन रिजेक्ट हो गया, तो आपका फंड क्या होगा? लिमिटेड होगा। अरे आपके क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास लिमिटेड फंड क्यों है? अरे समझ रहे हो मेरा बात? क्वेश्चन है कि आपके पास लिमिटेड फंड क्यों है। उसके पीछे 2 रीजन है। एक है आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है कि भाई मुझे इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। इसको अपने क्या बोलेंगे? सॉफ्ट। एक हो गया मन तो है इन्वेस्टमेंट करने का पर पैसा तो लेकर आना पड़ेगा, पर जिससे पैसा लेकर आ रहे वो रिजेक्ट मार दे रहा है। ये हो गया आपका हार्ड, सॉरी क्या हो गया? हार्ड रेशनिंग। एप्लीकेशन क्या हो गया? इन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कंपनी प्रायोरिटाइज द प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटी इंडेक्स आईआर एनपीवी। ऑब्वियसली कैपिटल बस्टिंग में तो अपने को यही था ना कि जो भी पैसा अपने को है वो अपने इन्वेस्ट करेंगे, जो ज़्यादा अपने को प्रॉफिट देगा वही चूज करेंगे, जो लॉस देगा उसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, सेम चीज़ को दोबारा लिखा। कैपिटल रेशनिंग क्या है बताओ? बोल। नहीं अभी पूछेंगे। नहीं बता, अभी बता क्या है, बता। समझ रहे ना? याद रहेगा? बर्तन धोने में भूल गई तो? ये देखो तो, हाउ इज द कैपिटल रेशनिंग, हाउ इज द कैपिटल रेशनिंग अप्लाइड इन केस ऑफ डिविजिबल एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट? हाउ इज द, अच्छा लैंग्वेज अच्छा लग रहा है तुम लोग को ये? हाँ, अरे मेरा नोट्स खूबसूरत है लैंग्वेज वाला पढ़ने के लिए। लैंग्वेज अच्छा लग रहा है पढ़कर? पता है अंग्रेजी है। अरे पढ़ना, ये लैंग्वेज कैसा लग रहा है? सर माइक ऑन नहीं होगा भाई, मैंने। बोलो। डिविजुअल प्रोजेक्ट बोल रहे क्वेश्चन, हाउ इज द, आया था एग्जाम में 2022 में भी सेम क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, सेम क्वेश्चन 5 नंबर में आया था 2022 में। 3 बार पूछा है, सेम क्वेश्चन 3 बार पूछा है 5 साल के अंदर। हाउ इज कैपिटल रेशनिंग अप्लाइड इन केस ऑफ डिविजिबल और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट? क्या है डिविजिबल इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, मतलब क्या होगा? पढ़ के समझ में आ रहा है? म्यूचुअल फंड एसआईपी, हाँ। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी है, सुनो सुनो, एक कंपनी है,
उसको करवाना एडवर्टीजमेंट। क्या करवाना है? एडवर्टीजमेंट। अब कंपनी का बजट है 10 लाख रुपया का, कि पूरे साल भर में वो 10 लाख रुपया का एडवर्टीजमेंट करवाएगा। ठीक है, तो कंपनी बोलती चलो कोई बात नहीं है, 10 लाख तो एक बार में नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा। उसने क्या किया, पहले ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट करवाया, मान लो 4 लाख रुपया। तो जो ऑफलाइन 4 लाख रुपया में एडवर्टीजमेंट करवाए, क्या उससे बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? जो ऑफलाइन के कस्टमर तो देखेंगे। फिर उसने 2 लाख रुपया और खर्चा किया डिजिटल मार्केटिंग में, उससे भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये क्या हो गया कि आपने 4 लाख का इन्वेस्टमेंट किया ऑफलाइन मार्केटिंग करने। ऑफलाइन में हर जगह होर्डिंग लगवाया, ये लगवाया वो लगवाया। आपको क्या लग रहा है, जितना होर्डिंग लगा उसका बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट है? इसलिए बेनिफिट। अगर बेनिफिट नहीं होता तो लोग क्यों लगवाते, पैसा क्यों फूक? तो ये क्या हो गया कि कंपनी का बजट है मान लो 10 करोड़ 10 लाख रुपया का एडवर्टीजमेंट का, कंपनी एक बार में 10 लाख रुपया नहीं लगा रही है। पहले उसने 4 लाख रुपया का ऑफलाइन मार्केटिंग करवाया, फिर 6 मंथ के बाद 2 लाख रुपया फिर और लगाया डिजिटल मार्केटिंग में। फिर उसने धीरे धीरे 1-1 लाख रुपया लगाते गया, जिससे आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इसको अपने बोलते हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न देगा ही देगा। क्या मैंने बोला? डिविजिबल प्रोजेक्ट का मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसपे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है? डिविजिबल। इसको आप तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक होता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट, भैया डिवाइड ही नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कैमरा चाहिए फॉर एग्जांपल, तो ऐसा थोड़ी होगा कि आधा कैमरा अभी लगाएंगे आधा कैमरा बाद में लगाएंगे। पूरा कैमरा एक बार लगाना पड़ेगा। आप जिसमें पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा आधा टुकड़ा अभी बाद में टुकड़ा, ऐसा थोड़ी होगा। ये हो गया मेरा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे आपको एक बार में लम सम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है तो करना है, क्योंकि अगर आप आधा इन्वेस्टमेंट कर भी दोगे आपको रिटर्न मिलने वाला नहीं। समझ रहे हो? यही चीज लिखा हुआ डिजिटल प्रोजेक्ट का मतलब, दीज आर द प्रोजेक्ट वेयर द इन्वेस्टमेंट कैन बी ब्रोक डाउन। अपने को 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना था, पहले 4 लाख किए, फिर 2 लाख किए, फिर 1 लाख किए। जहां पे इन्वेस्टमेंट क्या किए, ब्रोक डाउन किए इनटू द स्मॉलर पार्ट। कैपिटल रेसलिंग इन दिस केस इन्वॉल्व द सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट और प्रपोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या समझो, कंपनी देख रही है उसके पास 4 प्रोजेक्ट है, 4 प्रोजेक्ट है। अब चारों प्रोजेक्ट में पार्ट पार्ट इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है। तो कंपनी कौन सा प्रोडक्ट चूज करेगी? जहां पर कंपनी के पास जो बजट है उसके हिसाब से रिटर्न जहां पर ज्यादा है। मान लो कंपनी का बजट है 4 लाख रुपया, और सामने वाला बोलता है कि 4 लाख में रिटर्न दे देंगे, और वो रिटर्न कम आना चाहिए ज्यादा आना चाहिए। तो कंपनी क्या कर रही है, आपके कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में से वो देख रही है 4 लाख रुपया कहाँ लगाऊंगा जिससे मुझे रिटर्न ज्यादा मिले। ये हो गया डिविजुअल प्रोजेक्ट। इंडिविजुअल का मतलब देखो, इंडिविजुअल का मतलब दीज आर द प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट कैन नॉट बी स्केल डाउन। Under the capital rationing, company must decide whether to accept or reject the entire project based upon the probability। क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो एक बार में करोगे, एक बार में करोगे। अब मैं तुमसे ऑप्शन दे रहा हूँ, कंपनी के पास है 20 लाख रुपया, प्रोजेक्ट ए बोलता है 20% रिटर्न, प्रोजेक्ट बी बोलता है 25% रिटर्न, प्रोजेक्ट सी बोलता है 15% रिटर्न, प्रोजेक्ट डी बोलता है 30% रिटर्न। ठीक है, आप कहाँ पे पैसा लगाओगे? डी में लगाओगे जहाँ पे रिटर्न क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। चलो घुमा रहा हूँ क्वेश्चन। आपके पास कंपनी के पास 20 लाख रुपया है, प्रोजेक्ट ए बोल रहा है 20 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे तो 20% देंगे। प्रोजेक्ट बी क्या बोल रहा है, 15 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे, 15 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 25% का रिटर्न देंगे। 15 लाख इन्वेस्टमेंट करो कितना रिटर्न देंगे? 25% का इन्वेस्टमेंट देंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट सी बोल रहा है 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे तो 30% का रिटर्न देंगे। अब प्रोजेक्ट डी बोल रहा है 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे 30 लाख का रिटर्न देंगे। कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे? बी में करोगे जहाँ पे 15 लाख का इन्वेस्टमेंट था और आपको ज्यादा। तुम लोग का दिमाग खुल गया सच में। ये था इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जहां पर आपको एक बार में 15 लाख रुपया लगाना है और रिटर्न आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, क्लियर हुआ? पे बैक पीरियड क्या है बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कुछ। अच्छा ये वाला चीज हम लोग पढ़ चुके थे ना, व्हाट इज, अच्छा मॉडिफाइड, मॉडिफाइड वाला पढ़ो तो एक बार। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न MIRR is the variation of IR that resolves some of its shortcoming, particularly the assumption of reinvestment interim cash inflow। बताना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा। तो बाद में बताएंगे इसको।
नया टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल मैथ लगेगा, बाद नेक्स्ट क्लास बता दूंगा इसका। इन्वेस्टमेंट रेट, चलो ऑनर्स का तो लगभग सब डिस्कस कर लिया, सिर्फ 2 बाकी है ना। क्या क्या ऑनर्स का बाकी है? 8 बाकी। अच्छा 8 और 7 दोनों रिलेटेड ही है, दोनों रिलेटेड है। एक्चुअली में ना MIRR बेसिकली होता है कि जैसे मैं एक स्टार्टिंग में एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया था, इलस्ट्रेशन से IR क्या होता समझा था, वैसे मैं इसके लिए भी एक बना के लाऊंगा, समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए एक बार जनरल का देख लो, तो एक बार जनरल में क्या क्या क्वेश्चन कवर है अपना। ऑनर्स में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा ऑनर्स का। बोला ना अभी एक क्लास में और लूंगा थ्योरी का। अच्छा यहाँ पे देख लो, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पढ़ो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, समझ जाओगे, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो तो, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। डिस्काउंटेड एंड नॉन, ये भी कर ले जाओगे तुम, पढ़ जाओ, मैं देख रहा हूँ बस। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स ये भी तो हो जाएगा ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड टू इन्फ्लेशन, ये भी कर ले जाओगे। एक बार 5 नंबर देखते हैं ना। अच्छा 1 to 4 पढ़ा रहा हूँ, 1 to 4 पढ़ा रहा हूँ, पहले 5 नंबर देख लो तो फटाफट। 5 नंबर एक बार देख लो, एक बार 5 नंबर देख लो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। A depreciation on fixed asset is an out of pocket cost. Answer is depreciation on fixed asset is an out of pocket cost. Depreciation is a non cash expenses, meaning it does not involve any actual outflow. अरे डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज कर रहे हो क्या आपके पॉकेट से जा रहा है? वो पॉकेट मतलब क्या आपके कंपनी के बैंक अकाउंट से कट रहा है क्या? डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है, क्या सच में आपने इस पूरे साल भर में 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया? क्या सच में 1 लाख रुपए का कैश आपके बैंक से कटा है? नहीं कटा, वही क्वेश्चन पूछा, आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा पे बैक पीरियड अभी अभी के लिए अवॉइड करो, पे बैक पीरियड नेक्स्ट क्लास का पार्ट है, अभी के लिए अवॉइड करो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होता है? फ्यूचर कैश को प्रेजेंट कैश में कन्वर्ट कर दे। अरे जो फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसी को अपने क्या बोलते हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। पढ़े थे ना एनपीवी में। ये क्या है? ये सारा का सारा पैसा क्या है? फ्यूचर वाला ना, बोलो ना। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2025 में, ये सारे के सारे पैसे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2026 से लेकर के 2029 या 30 तक मिल रहा है ना। ये 26 मिलेगा, 27 मिलेगा, 28 मिलेगा, 29 मिलेगा, 30 मिलेगा। ये सारे के सारे फ्यूचर कैश है। फ्यूचर कैश को आपने प्रेजेंट, फ्यूचर कैश को आपने क्या किया? प्रेजेंट में कन्वर्ट किया, यही तो कन्वर्ट किया। तो जब फ्यूचर को आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हो, इसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। फ्यूचर में जो पैसा मिलने वाला है 30,000, 40,000, 60,000, 30,000, 20,000, आपने इनको कन्वर्ट किया है, आपने इनको कन्वर्ट किया है। ये सब तो फ्यूचर है ना, इनको आपने कन्वर्ट किया प्रेजेंट में, किया कि नहीं किया कन्वर्ट में? तो फ्यूचर कैश को अगर आप प्रेजेंट कैश में कन्वर्ट करोगे, इसी को बोलेंगे डिस्काउंटेड। देखो यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज द वैल्यूएशन मेथड। अच्छा ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। मेथड यूज टू एसेस द वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एसेशन करना मतलब वैल्यूएशन करना, बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लो टू देयर प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग द डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात है, जो पैसा फ्यूचर मिलेगा उसको कैलकुलेट करके लाना प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पैसा मिलेगा फ्यूचर में, फ्यूचर को मैं कन्वर्ट करूंगा प्रेजेंट में, आया 102 रुपया। एनपीवी क्या है? पॉजिटिव, इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है, वही चीज है। चलो एक बार 1 2 3 से देख लेते हैं यहां से। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। पहला है रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, एक है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। कोई मशीन थी, आउटडेटेड हो गई, खराब हो गई,
अब मार्केट उसकी वैल्यू कम है या उसका कोई यूज नहीं है, क्या करोगे? आरती उतारोगे? नहीं, तुम तो जीवन का साथी है, लेके चलते रहेंगे। या उसको हटा कर फेंकोगे? फेंकोगे, उस जगह पे क्या लाओगे? नया लाओगे। उसी को बोलते हैं अपने रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। पढ़ो एक बार। दीज प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन टू रिप्लेस आउटडेटेड। क्या हो गया? आउटडेटेड। ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसा मशीनरी जो क्या था? आउटडेटेड। ठीक है। अच्छा, मैं तुमको बोलता हूँ टाइपराइटर पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, करोगे क्या? क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे टाइपराइटर कोई वैल्यू नहीं है, आजकल प्रिंटिंग मशीन आ गई है, कोई टाइपराइटर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे इन्वेस्टमेंट क्या हो गए? आउटडेटेड हो गए। समझ पा रहे हो? दीज आर द प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन टू रिप्लेस द आउटडेटेड और ओल्ड एसेट, मतलब खराब एसेट, विद द न्यू वंस। ठीक है। द एम टू मेंटेन द करेंट ऑपरेशन विदाउट इंप्रूविंग और एक्सपेंडिंग द बिजनेस। एक मशीन था, खराब हो गया, आउटडेटेड हो गया, इसको हटा करके सेम मशीन मैंने नया वाला लेकर आ गया, तो क्या मेरा मशीन बढ़ गया? अरे एक गया तो एक आया ना, तो मेरा मशीन तो बढ़ा नहीं, पर जो मेरा मशीन में जो कंडीशन है वो क्या हो गया? इंप्रूव हो गया, मेरी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। रिप्लेसमेंट मतलब क्या है? रिप्लेस न्यू वन विथ ओल्ड वन। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। दिस द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट। आप नए नए मशीन लेकर आ रहे हो, और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। ठीक है। पहले आपके पास 4 मशीन था, अब आप 5 मशीन लाए, 6 मशीन लाए, 7 मशीन लाए, इसी को अपने बोलते हैं एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। एम्ड एट इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू जनरेट प्रॉफिट। एक कंपनी है, अपने प्लांट के साइज को बड़ा कर रहा है, तो मशीन कम लगेगा ज़्यादा लगेगा? बोलो ना। एक कंपनी है, अपने प्लांट के साइज को बड़ा कर रहा है, तो मशीन कम लगेगा ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो आप ज़्यादा मशीन परचेज करोगे। आपके पास जो था वो तो था ही, अब आप और मशीन लेकर आ रहे हो, इसको अपने बोलते हैं एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। जो था वो रहेगा, प्लस और भी मशीन लेकर आएंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो। एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। ये हो गया ना डिफरेंशिएट इन द डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड के ऊपर में लिखना तो फ्यूचर टू प्रेजेंट, डिस्काउंटेड के ऊपर में लिखो ना फ्यूचर कैश टू प्रेजेंट कैश। डिस्काउंटेड के ऊपर में लिखो तो फ्यूचर कैश टू प्रेजेंट कैश। मैं मार्क कर दे रहा हूं। फ्यूचर कैश को प्रेजेंट कैश में लाना। जो पैसा 4 साल के बाद मिलेगा, उसकी आज क्या वैल्यू है? जो पैसा 5 साल के बाद मिलेगा, उसकी आज क्या वैल्यू है, उसको बोलते हैं अपने डिस्काउंटेड। फ्यूचर कैश को कन्वर्ट कर दिया प्रेजेंट में। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक डू नॉट अकाउंट फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिलाई ऑन द एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। जैसा पे बैक पीरियड, ये तुम समझोगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ लिखो नेक्स्ट क्लास, लिख ये नेक्स्ट क्लास, क्योंकि जब तक ये नहीं समझाऊंगा ना, और पे बैक कहाँ गया, पे बैक, ये सब नहीं समझाऊंगा, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो ये नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। अरे ARR समझाया क्या मैंने? पे बैक पीरियड समझाया क्या? नहीं। तो जब तक ये नहीं समझोगे ना, तब तक इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं। तो ये अपने नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, ये वाला पोर्शन, नॉन डिस्काउंटेड वाला। ठीक है। राउट राउट बोल राइट 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 नोट्स ऑन प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। डन लिखो तो। अरे ऑनर्स में तो ऑलरेडी पढ़ लिए थे अपने, तो सेम आंसर लिख दूंगा जो ऊपर में पढ़े थे। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ऑफ ए प्रोजेक्ट इवेल्युएशन मेक एन अप्रेजल ऑफ डिसीजन। लिखो ना। डन। अरे एनपीवी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? एनपीवी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे? एक्सेप्ट करोगे। इक्वल टू 0 एक्सेप्ट करोगे। याद करो, इक्वल 0 मतलब IR ज्यादा होगा, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, एनपीवी लेस देन 0 नहीं करोगे। ऑलरेडी डन है, लिख लो। डन ऑनर्स, डॉन आ रहा है कुछ हो गया आज। ये भी हो गया ना डन। अच्छा, ये नेक्स्ट क्लास का है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का है, पे बैक वाला। इसका ये भी तो हो गया हमारा। कैपिटल बस्टिंग और राइट, ये भी लिखो। डन। व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग? राइट ब्रीफ ऑन एनी टू सब प्रोजेक्ट। पढ़े थे ना भाई, रिप्लेसमेंट और एक्सपेंशन। डन। स्टेट टू सिमिलरिटी एंड टू डिसिमिलरिटीज बिटवीन एनपीवी एंड IR मेथड। पहले सिमिलरिटी पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्लास से ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं थ्योरी। पहले बात करते हैं सिमिलरिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बनाया या CU ने बनाया? एग्जाम में आ सकता है, तो तुम्हारा ही है, तो पढ़ो अच्छे से।
ऐसा इस एटीट्यूड से पढ़ रहा है ना कि एहसान कर रहे हैं पढ़ करके। बोथ मेथड, पहले इसका पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे टू, कहाँ गया, टू सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन एनपीवी एंड आईआर। अच्छा, दोनों मदद करते हैं ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, दोनों की वजह से पता चल जाएगा प्रॉफिटेबल है या लॉस है। देखो, बोथ मेथड एसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, दोनों मेथड से पता चल जाएगा कि जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले हो वो प्रॉफिट देगा या प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है, बोथ मेथड यूज द फ्यूचर कैश फ्लो इनटू देयर कैलकुलेशन, दोनों मेथड से हम लोग फ्यूचर कैश को ला रहे थे प्रेजेंट कैश में, कि जो पैसा मुझे फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर प्रेजेंट वैल्यू करंट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है एक्सेप्ट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू का कैश प्रेजेंट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं करंट इन्वेस्टमेंट से, अगर कम आ रहा है रिजेक्ट मारेंगे, बराबर आ गया तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बोथ मेथड यूज फ्यूचर कैश फ्लो इनटू देयर कैलकुलेशन। ठीक है, डिसिमिलरिटी क्या है, अब एक तो बकलोल आंसर होगा, इसका तो ये नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका तो ये नाम, स्पेलिंग का फर्क है, ऐसा आंसर मत लिख के आना तुम लोग, हाथ जोड़ के बोल रहे सर देयर इज अ डिफरेंस। क्या बोला है, एनपीवी आईआर मत लिखना कि स्पेलिंग का फर्क है। एनपीवी गिव्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोबेबिलिटी व्हाइल आईआर गिव्स द परसेंटेज रिटर्न। ठीक है, एनपीवी बता देता है कि भैया एग्जैक्टली आपको कितना मिलेगा, और ये बोलता है कितना परसेंट मिलेगा, पहला डिसिमिलरिटी, वो अमाउंट में बताता है, ये परसेंट में बताता है। क्या बोल रहा है, एनपीवी गिव्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू, एग्जैक्टली बता देगा, ज्यादा नहीं, आपको 5,20,000 मिलेगा 50 पैसा, ऐसे करें एग्जैक्ट वैल्यू बता दे। वाइल आईआर गिव्स द परसेंटेज रिटर्न, ये परसेंटेज बताए, मतलब एक वैल्यू बताएगा एक परसेंटेज बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, एनपीवी एज्यूम ए कांस्टेंट री इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वाई आईआर एज्यूम री इन्वेस्टमेंट एट द आईआर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्लास का पार्ट है, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट मैंने भी पढ़ाया ही नहीं अभी। अरे री इन्वेस्टमेंट मैंने अभी नहीं पढ़ाया, एक बार री इन्वेस्टमेंट पढ़ा दूंगा तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास का पार्ट है, अभी नहीं है। तो जो जो अभी पढ़ा चुका हूँ पढ़ा दिया, जो नेक्स्ट क्लास का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कवर। अच्छा लिखा है ना नेक्स्ट क्लास, तो याद दिलाना, ये छूट गया है। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ, अच्छा नेक्स्ट क्लास, यार तो पढ़ाया नहीं भी। राइट नोट्स ऑन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड मेंशन इट्स 3 डिसएडवांटेज, लिखो तो डन। अरे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो पढ़ा दिया था, खत्म। ठीक, एक क्लास और लेंगे जिसमें सारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस एआरआर क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पे बैक पीरियड क्या होता है, सब कुछ खत्म कर देंगे। ऑलमोस्ट देखना हम लोग 3 चीज कवर कर लिए, एनपीवी कवर कर लिए, पीआई कवर कर लिए और आईआरआर कवर कर लिए, 3 चीज और बाकी, टोटल 6 मेथड थे ना। अरे कितने मेथड थे, 6 टेक्निक, 6 में से 3 टेक्निक डिस्कस कर लिए और तीनों टेक्निक का थ्योरी भी हो गया, 3 टेक्निक और डिस्कस करेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।